सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह और इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन। सम्मान में दिल्ली समेत सभी राज्यों की राजधानियों में आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत दिग्गज हस्तियों ने जताया शोक। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने खोया दूरदर्शी नेता। उपराष्ट्रपति ने बताया, दुर्बल वर्गों की सशक्त आवाज। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्णीय क्षति। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज। दूसरे दौर में 94 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान। पहले चरण के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा के कारोबारियों को शिक्षा, कृषि और विनिर्माण समेत कई क्षेत्रों में निवेश का न्योता। इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को किया संबोधित। निवेश के लिए भारत को बताया सबसे बेहतरीन जगह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मनोरंजन पार्कों को खोलने और कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85% के पार। अब तक 58 लाख से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। 74 साल की उम्र में कल शाम उनका निधन हो गया। रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने अपने पिता की तस्वीर के साथ ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान के निधन की खबर आते ही दिल्ली से लेकर बिहार तक शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। अंत्येष्टि के दिन भी अंतिम संस्कार के स्थान पर ध्वज आधा झुका रहेगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए सुबह 10 बजे उनके आवास 12 जनपद पर अस्पताल से सीधा लाया जाएगा। दोपहर 12 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय लाया जाएगा। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज हस्तियों ने गहरा शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से देश ने दूरदर्शी नेता खो दिया है। उनकी गणना सर्वाधिक सक्रिय और सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले सांसदों में की जाती है। वो वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले और हाशिए के लोगों के लिए सतत संघर्षरत रहने वाले जनसेवक थे। आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान
जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों से लोक सेवा की सीख लेने वाले पासवान जी फायर ब्रांड समाजवादी के रूप में उभरे। उनका जनता के साथ गहरा जुड़ाव था और वो जनहित के लिए सदा तत्पर रहे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद रामविलास पासवान के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। सार्वजनिक और संसदीय जीवन में हमारा लंबा साथ रहा और उनकी बहुत सी मधुर यादें अभी भी मेरे जहन में हैं। अपने लंबे और यशस्वी राजनीतिक जीवन में वो दुर्बल वर्गों की एक सशक्त आवाज रहे। रामविलास पासवान लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकरणीय प्रतिनिधि रहे। अंतिम सांस तक देश की सेवा करते रहे। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों, मित्रों और समर्थकों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर कहा कि इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। पासवान जी का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। देश की सियासत में इस रिक्तता को कभी नहीं भरा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी खो दिया है। पासवान हर गरीब को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक थे कि वो गरिमामय जीवन बसर कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान ने दृढ़ संकल्प के साथ राजनीति में कदम रखा था। एक युवा नेता के रूप में उन्होंने आपातकाल के दौरान अत्याचार पर लोकतंत्र पर हमला का विरोध किया। वो एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे जिन्होंने विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान के परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने आजीवन समाज के वंचित, अभावग्रस्त वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। ओम बिरला ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। दुख की घड़ी में परिवार के प्रति गहन संवेदनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले हम सबके प्रिय रामविलास पासवान जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक शून्य उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा गरीबों, दलितों और वंचितों के कल्याण के लिए काम किया। उनकी गिनती बिहार की मिट्टी से जुड़े कद्दावर नेताओं में थी और उनके सभी दलों के साथ अच्छे संबंध थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे। वो प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, मजबूत संगठनकर्ता और बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने रामविलास पासवान के निधन को बिहार की राजनीति की अपूर्णीय क्षति बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना की है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि वो एक फायर ब्रांड नेता थे जो गरीबों की चिंता करते थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रामविलास पासवान के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि वो हमेशा सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के मकसद पर जोर देने के लिए याद किए जाएंगे। पासवान जी के निधन से बहुत दुख हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के आकस्मिक निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। पासवान एक उत्कृष्ट सांसद थे और राजनीति में लगभग 5 दशकों से सक्रिय थे। आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने ट्वीट करके रामविलास पासवान के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। लालू प्रसाद ने ट्वीट करके लिखा है कि रामविलास भाई के असामयिक निधन का दुखद समाचार सुनकर अति मर्माहत हूं।
विगत 45 वर्षों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयां आंखों में तैर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर कई हस्तियों ने शोक जताया है। हम लोग के संबंध बिहार के नाते, जेपी मूवमेंट के नाते, संसद में, सरकार में एक बड़े भाई के रूप में उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता था। तो हम सभी दुखी हैं, देश दुखी है, बिहार दुखी है। क्या कहूँ, बहुत सी भावनाएं याद आती हैं। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत ही सच्चा सपूत खो दिया। पासवान जी का निधन एक बेहद ही दुखद समाचार है। वो जिंदगी भर दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनका बहुत विश्वास था और हमेशा उनकी तारीफ वो करते थे। आज केवल बिहार में नहीं, पूरे देश भर में लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। आदरणीय रामविलास पासवान जी इस देश के बड़े ही लोकप्रिय नेता के रूप में, और हम ये कह सकते हैं गरीबों के मसीहा के रूप में थे। 74 आंदोलन में हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में हम साथ रहे, और बराबर जिस प्रकार से उनकी आत्मीयता और हरदम बड़े ही मीठे स्वर से बात करते थे, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खो करके सचमुच में इसकी क्षति, ये अपूर्णीय क्षति है। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े दिल के नेता थे, कार्यकर्ता थे, अम्बेडकराइट थे, और उन्होंने उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट उठाया था। मैं रामविलास पासवान जी को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ और उनका अधूरा सपना पूरा करने की हम सब लोग मिलकर करेंगे। पिछले 4 दशकों से मैं उनको जानता था। कभी हम विपक्ष में रहे, कभी वो विपक्ष में रहे, और कभी हम साथ इकट्ठे भी सरकारों में रहे। और डाउन टू अर्थ है। हमेशा जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनकी हमेशा मदद करते थे। और जिस मंत्रालय में भी वह रहे, उस मंत्रालय को उन्होंने अच्छी तरह से चलाया और जनता की सेवा की। मैं आज अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। पूरा देश दुखी है और बिहार तो पूरी तरह से इस समाचार को सुनकर सदमे में है। केंद्र में चाहे रेल मंत्री के नाते हो, टेली कम्युनिकेशन हो, स्टील हो, हर विभाग पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। और जिस भी विभाग में रहे, बिहार के विकास के लिए हमेशा लड़ते रहे, और बिहार के लिए उनका इतना बड़ा योगदान है कि बिहार कभी रामविलास पासवान के योगदान को भूल नहीं सकता है। छात्रों से मिलने आया करते थे। एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था। गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले, और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना, और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे कि वह इस दुख भरी घड़ी में हिम्मत के साथ खड़े रहें, और ईश्वर उनको संबल दे, यही मैं कहूँगा। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मैं कहूँगा। आज बिहार ने अपना एक रत्न खोया है, देश ने अपना एक रत्न खोया है। रामविलास पासवान देश के ऐसे नेताओं में थे जो सब समाज के लोग उनको पसंद करते थे। रामविलास पासवान जी ने संसदीय राजनीति में एक कीर्तिमान स्थापित किया। वो सबसे हंस के मिलते थे, वो सबकी चिंता करते थे। दलित समाज में एक बड़ी पहचान, बड़ा नाम वो था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जगजीवन राम जी के बाद
सबसे बड़ा दलित चेहरा वो थे देश में। रामविलास पासवान जी की मौत से मुझे गहरा दुख हुई। एक सच्चे इंसान, जिंदगी भर जिन्होंने हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग लोगों के लिए, दलित समुदाय के लोगों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते लड़ते आज इतने कद पर पहुंचे कि उनको हिंदुस्तान की एक जाने माने राजनीतिक नेता के स्वरूप में हम लोग देखते थे। उनके साथ एक आत्मीय संबंध रहा। मैंने बेटे चिराग पासवान से बात की है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति परमात्मा प्रदान करे। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिसमें वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। रामविलास पासवान ने सियासी सफर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। बिहार के खगड़िया जिले के शहर बनी गांव में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा। पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। पुलिस की नौकरी छोड़ 1969 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। रामविलास पासवान 1969 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने। 1974 में पहली बार लोकदल के महासचिव बनाए गए। रामविलास पासवान समाजवादी धारा के बड़े नेताओं में शामिल रहे। वे आपातकाल के विरोध में हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन की उपज थे और आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए। जेल से आने के बाद रामविलास पासवान का दिल्ली का सफर शुरू हो गया। वो साल 1977 में पहली बार जनता पार्टी की टिकट पर बिहार की हाजीपुर सीट से रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में भी रामविलास पासवान ने इसी सीट से दोबारा जीत हासिल की। 1982 से 84 तक वो लोकसभा में लोकदल के नेता रहे। 1985 से 86 तक वो लोकदल के महासचिव रहे। तीसरी बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र के विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए। रामविलास पासवान को श्रम कल्याण मंत्री बनाया गया था। 1991 में वो 10वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1996 में वो 5वीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार में एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की कैबिनेट के मंत्री बनाए गए। 1999 में रामविलास पासवान लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 1999 से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी केंद्र में मंत्री रहे। केंद्र सरकार ने 1999 से 2001 तक संचार मंत्री का पदभार संभाला। 2004 में वो एक बार फिर से 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कांग्रेस के नेतृत्व में आई यूपीए की सरकार में रामविलास पासवान कैबिनेट के मंत्री बनाए गए। मई 2004 से 2009 तक वो केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मई 2004 से 2009 तक वो केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। जुलाई 2010 से मई 2014 तक वो राज्यसभा के सांसद रहे। 2014 में वो एक बार फिर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पदभार को संभाला। 2019 में रामविलास पासवान एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुने गए। इस बार भी उन्हें केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। अपने राजनीतिक सफर के दौरान रामविलास पासवान कई राजनीतिक दलों के साथ भी रहे। वो लोकदल, जनता पार्टी एस, समता दल, समता पार्टी और फिर जदयू में रहे हैं। उसके बाद 2000 को उन्होंने दिल्ली में अपनी अलग पार्टी बना ली थी। नाम रखा लोक जनशक्ति पार्टी। यह पार्टी बिहार से ज्यादा केंद्र में ही सत्ता में रही। रामविलास पासवान व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी रहे हैं। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेता में से एक हैं। उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिसमें वो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। रामविलास पासवान ने सियासी करियर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। पहली बार वो 1989 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री बने थे।
दूसरी बार 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल सरकार में वो रेल मंत्री बने। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रामविलास पासवान संचार मंत्री थे। 2004 में वो यूपीए से जुड़े और मनमोहन सिंह सरकार में रसायन मंत्री बने थे। 2014 में एनडीए में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौर की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 3 नवंबर को मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है और नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को प्रदेश की 243 में से 71 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही है। बीजेपी और जेडीयू से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें हाल ही में बीजेपी से एलजेपी में शामिल कई नेताओं का नाम भी शामिल है। इस बीच बिहार में एक और राजनीतिक मोर्चा खड़ा हुआ है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने थर्ड फ्रंट का ऐलान किया। थर्ड फ्रंट में आरएलएसपी और एआईएमआईएम के अलावा बहुजन समाज पार्टी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक पार्टी समाजवादी भी शामिल होंगे, जो मिलकर विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देंगे। फ्रंट के संयोजक समाजवादी जनता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख देवेंद्र यादव होंगे और उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद का चेहरा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने 42 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इसी के साथ महाराष्ट्र की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। पार्टी की तरफ से कुल 40 स्टार प्रचारक होंगे। शरद पवार पार्टी के स्टार कैंपेनर होंगे। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव 28 अक्टूबर से शुरू होंगे, वहीं मतगणना 10 नवंबर को होगी। पहले चरण में 71 सीटों पर 3 नवंबर को, दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होने हैं। तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब खुले मैदान में चुनावी रैली में लोगों के शामिल होने पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं बंद स्थानों पर हॉल की क्षमता के 50% लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि सभी राजनीतिक आयोजनों में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं राजनीतिक रैली का आयोजन कंटेनमेंट जोन में नहीं किया जाएगा। इससे पहले अनलॉक 5 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद सभी तरह के आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ करने की छूट दी थी। दस राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन सीटों पर 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 19 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। सभी सीटों पर मतदान 3 नवंबर को होगा और नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। जिन राज्यों की विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। गुजरात की 8, उत्तर प्रदेश की 7, जबकि झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और नागालैंड की 2-2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है।
वहीं तेलंगाना, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की एक एक सीट पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश करने का सबसे अनुकूल माहौल है। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ स्थायी सरकार है और निवेश की भरपूर संभावनाएं हैं। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से इन्वेस्ट इंडिया वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। साथ ही कहा कि भारत में जीवंत लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता, निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल नीतियां हैं। साथ ही यहाँ पेशेवर मानव संसाधन है। There is an opportunity for everyone, institutional investors, manufacturers, supporters of innovations, ecosystems, and infrastructure companies. There is an opportunity to invest, to set up units and to run businesses. There is an opportunity to partner with our private sector and with the governments. There is an opportunity to earn as well as learn. Not only that, as well as to lead. There is an opportunity to grow. साल 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लिक को दिया गया है। स्वीडिश अकादमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए सम्मान दिया गया है। 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई लुइस स्वतंत्र रूप से लिखने के अलावा येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी रही हैं। इससे पहले उन्हें पुलित्जर सहित कई और पुरस्कार मिल चुके हैं। कवयित्री लुइस ग्लिक ने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ अपनी शुरुआत की और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में शामिल हो गई। उन्होंने 12 कविताओं का संग्रह और कुछ निबंध भी प्रकाशित किए हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशव्यापी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ की सफाई पर खास जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और सभी के सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। उन्होंने लोगों से इन प्रयासों की गति बरकरार रखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों, सर्दियों और आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्वीट के जरिए अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने, 2 गज की दूरी का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाए रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा। इस आंदोलन का उद्देश्य जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना यानी कोविड-19 पर सजग व्यवहार को जन आंदोलन बनाना है। यह कम लागत वाला अधिक प्रभावकारी अभियान है जिसमें मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी का पालन करने और हाथ धोने की प्रक्रिया से जुड़े संदेश शामिल किए गए हैं। कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधानी की आवश्यकता है और यह संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है। सहजता से समझ में आने वाले संदेशों को आम भाषा में लिखा गया है। सभी मीडिया मंचों का इस्तेमाल करते हुए देश के सभी भागों में संदेशों को पहुंचाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। जागरूकता फैलाने के लिए नियमित रूप से मोबाइल वैन भी चलाई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को सुरक्षा मंत्र मानकर न सिर्फ स्वयं को सुरक्षित रखें बल्कि अपने परिजनों, दोस्तों और सहकर्मियों को भी सुरक्षित रखें। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से तभी लड़ा जा सकता है जब सभी देशवासी एक साथ आएं। उन्होंने लोगों से इस जन आंदोलन से जुड़ने और सभी को इस महामारी के प्रति जागरूक कर कोरोना मुक्त भारत बनाने में अहम भूमिका निभाने की अपील की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें,
सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।